लाइव है। Megha, are we ready? Yes, sir. Are we live? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So welcome all. This is really wonderful to receive you guys. We have Dr. Ajay Ojha with us, who's an expert in packaging, and presently he's the director of Techno Green Solutions Limited, and which is a very known company which advises industry, especially the food industry, on green solutions, I believe, what I've been told. And we also have Mr. Shashank Joshi, the project head of Chitle Bandhu, our regulatory committee head, regulatory committee member of the FSNM, and he has been a great tool in the past टू रीच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. बहुत ज्यादा इनके और बैजू भाई के, डॉक्टर बैजू मेहता के एफर्ट्स रहे हैं अभी तक एफएसएनएम को गाइड करने के लिए, और बहुत से तमगे लगने शुरू हो गए हैं इन लोगों के ऊपर जो इनके अचीवमेंट्स हैं इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. तो ये दो लोग हैं जो आज हमें गाइड करेंगे हमारे इश्यूज को लेके, जो खासतौर से अभी रिसेंटली मान्य कर दिया गया है. वैसे तो नोटिस बहुत पहले आए हुए हैं, इंडस्ट्री की ओपिनियंस भी ली गई थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने काफी अपने प्रपोजल्स, अपने मेमोरेंडम्स दिए गवर्नमेंट को. लेकिन कहीं पे जाके एनवायरनमेंट को देखते हुए, एनवायरनमेंट के इश्यूज को देखते हुए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कहीं सख्त होना पड़ता है, और उसका खामियाजा इनिशियली इंडस्ट्री को उठाना पड़ता है. लेकिन मैंने हमेशा ये देखा है कि इस तरह के नियम कभी भी आए हैं, उसका इनिशियल नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग सर्वाइवर्स हैं. हमने कोई ना कोई रास्ता उसका निकाला है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंज्यूमर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मदर अर्थ एंड द एनवायरमेंट. तो हमें इस बात को ये लेके चलना है कि हम एज ए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो भी कुछ करने जा रहे हैं, चाहे हमें उसमें कुछ खर्चा पड़ रहा हो हमारा, या हमें कुछ चेंजेस लाने हो, तो मेरी यही उम्मीद है सारे मेंबर्स से कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू योर नेशन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मदर अर्थ. कुछ भी ऐसा होता है, और फिर भी मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर अजय ओझा और हमारे शशांक जोशी साहब हमें गाइड कर पाएंगे और कुछ रास्ते समझा पाएंगे कि हम अपनी पैकेजिंग को किस तरह से इंटैक्ट रख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, और अच्छे फ्यूचर के लिए हमारी एक उम्मीद जाग सकती है. तो डॉक्टर अजय ओझा आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे अभी, जो कि उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है, विच हैज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स उसके अंदर हैं उन्होंने जैसे कि मुझे बताया. तो आई एम श्योर कि आपको वो बहुत पसंद आएगा, और हम डॉक्टर ओझा से ये भी कहेंगे कि उसकी एक कॉपी भी हमें बाद में शेयर कर दें, सो दैट विद द लिंक ऑफ दैट कॉपी we can upload it on our website and all the members can share it, they can use and they can get the benefit of it. And even in the future also मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर ओझा हमें मदद करते रहेंगे, और कोई भी इंडिविजुअल मेंबर अगर उनके टच में आना चाहता है तो मुझसे या शशांक जी से उनका नंबर भी आगे ले सकता है. डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओझा, प्लीज ओवर टू यू. प्लीज आप अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करें. एडमिन, कैन यू गिव द power to share the slide to Dr. Ojha? Yeah. I hope you all can see the slide. Yes, I can see. Oh, okay, great. So, good evening. I am Dr. Ajay Ojha, and Firoz ji, thank you so much for introducing me. And Shashank ji, pleasure is all mine. You have been after me to connect with all the colleagues who are online, offline today, and wanting to know more about plastics. It's a very interesting history and geography, and now the arithmetics, which I'm going to talk about. I wanted to set the tone pehle. So that all of us are aligned to the same aspect. फिरोज जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई. बिल्कुल. और एक लाइन सर ऐड कर दूं इसमें कि while watching this presentation, जितने भी मेंबर्स हमारे जुड़ना शुरू हो चुके हैं,
आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा या यूट्यूब पे आप डाल दीजिए चैट बॉक्स में, मैं वो देख के पढ़ता रहूंगा आगे। जो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं एंड एंजॉय द प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर ओझा। ओवर टू यू सर। थैंक यू फिरोज जी। सो एज आई वाज सेइंग कि आपने फिरोज जी बहुत अच्छी बात बताई कि इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाउ। सो इट हैज ऑलवेज बीन अ टग ऑफ वॉर कि डेवलपमेंट करे, प्रोडक्शन करे या एनवायरनमेंट को हैंडल करे। एंड आई एम हियर आज ट्राइंग टू ब्रिज दिस गैप एंड कुछ एक बहुत ही seemingly good solution we should come out is what my target and objective is for discussing, for being in the discussion panel today. Thank you so much for inviting me, and I would like to share all my experiences. I have been in this field for last 22 years, and I am also on the panel of a lot of policy making process. तो मुझे पता है where these policies are drafted through. और वही पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया है कि जब भी एक प्लान बनता है जिसको आप लोग परफेक्ट बोलते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मेस बिहाइंड दैट प्लान। एंड प्लास्टिक वेस्ट, आई बिलीव जो प्लान अभी आपको दिख रहा है वो एक्चुअली 1999-98 से शुरू हुआ है डिस्कशन, एंड इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 20 years. व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स, उस वक्त का ये प्लान शुरू हुआ था ऑन रीयूज ऑफ प्लास्टिक, एंड आई एम गोइंग टू गो थ्रू द टाइमलाइंस. And it's going to be a very interesting. I'll try to make it interesting so that everyone is glued to your seats right now. So coming to very interesting, I'll take 1 minute to set the tone कि actually हुआ environmental laws in India कैसे चलता है या कैसे चलता आया है आज तक, and what are the changes in this Indian environmental law system. So if you look at the pre-independence law, there was one law in 1905-06, उसको बोलते थे Bengal Smoke Nuisance Act. जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, प्री इंडिपेंडेंस था, उस टाइम पर इंडस्ट्री से जो स्मोक निकलते थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक लॉ बनाया गया और उसके बेसिस पे उस लॉ को इंप्लीमेंट किया गया। उसके बाद ऑलमोस्ट 1972 तक कोई एनवायरमेंट रिलेटेड लॉ नहीं बना, बट व्हेन इन 1972 इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द रियो कॉन्फ्रेंस, 1974 में द फर्स्ट environmental full-fledged act, which was called as the Water Act, came into picture. And the reason was 1960s में industrial revolution started in India. And the interesting part is water, because you can see it and you can know that water was all the industries at that point of time were heavy water consuming industries. So people thought water is a very essential part of life. Water is life, and that is why people thought that the Water Act should be implemented, and very importantly it was implemented. उसके बाद पता चला कि इंडस्ट्रीज से चिमनीज डेवलप होने लगी इंडस्ट्रियल एरिया में, सो पीपल थॉट दैट अब तो एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम आ गया है, सो नाउ दे एनेक्टेड इन 1981 द एयर एक्ट. In between 1983 the tragedy took place of Bhopal, and लोगों को लगा कि एयर एंड वाटर एक्ट तो है in picture, but there is also some aspects of both these air pollution and water pollution that were missing out. So they made an umbrella act of 1986, जिसको आज हम EPA Act बोलते हैं, Environment Protection Act, and many rules have been framed henceforth. उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एयर और वाटर एंड अम्ब्रेला तो हैंडल कर लिया हमने, जो रिमेनिंग पार्ट्स थे, but there was another issue which was also related to import of hazardous or ballastic water जिसको बोलते हैं, जो बैलेंसिंग करने के लिए आता था और ऑयल पोल्यूशन हो रहा था ऑन आवर सी शोर्स, तो इसलिए hazardous waste rules को एनेक्ट किया गया. Now the interesting part is all these acts for the last 100 years or 90 years were all enacted looking at industry as a problem. The Air Act, Water Act, Haz Waste, EPA, every act, every rule was framed because industrial revolution and industry related pollution ऐसा लग रहा था कि it is playing a havoc and menace, and that is why there is a need for controlling it. उसके बाद जो बहुत इंटरेस्टिंग एक लॉ आया, which was for the first time लोगों को या हमारे गवर्नमेंट्स को रियलाइज हुआ, हमारे कोर्ट्स को रियलाइज हुआ कि urbanization has become a problem, and that is why for the first time in 2000 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्ट और रूल्स को इंप्लीमेंट किया गया, एनेक्ट किया गया.
एंड दैट इज द टाइम फ्रॉम 2000 टू 2022, 22 साल तक जितने भी लॉज बने हैं आप देखेंगे वो सारे लॉ अर्बनाइजेशन रिलेटेड पोल्यूशन इश्यूज के बारे में बने हुए हैं. एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. आप अगर 2004 का एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन देखेंगे, विच इज अगेन अ नोटिफिकेशन, वो भी बना है मोस्टली टू ऐड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज वन ऑफ द प्रॉब्लम. सो अगेन अर्बनाइजेशन रिलेटेड. 2006, 2011, 2016, 2022 इस पीरियड में अर्बनाइजेशन से रिलेटेड प्लास्टिक्स, थर्माकोल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनेक्ट किया गया. एंड दैट इज व्हाट द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अर्बनाइजेशन रिलेटेड पोल्यूशन हैज कम इनटू पिक्चर एंड द गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड इट. You will not believe. So this is the history of environmental law, that urbanization has become a problem, and plastic is one part of that particular aspect of urbanization, which is actually causing trouble. But plastics hai kya? It's very interesting. A lot of people, we are using plastics, in and out of our life. Every now and then we are so dependent upon it. So I thought, I should make you aware कि ये plastic था क्या? Plastic is actually Alexander Parks in 1862 में plastic बनाया उन्होंने, and it was actually named as Parkstein at that point of time. And plastic was a polymer. The basic history of plastic production was that because the shelf life of the materials and the resources and the natural resources जो हम रखते थे, उनकी shelf life कम हो जाती थी. उनको save करने के लिए plastics का actually निर्माण किया गया. And that's the interesting part about all this. That anything which is excessively used becomes a problem. Plastics के बारे में यही हुआ है. The unregulated, or rather the excessive use of plastic has become a problem. So I wanted to give you this figure. You'll be surprised. हमने इंडिया का consumption, if you look at in by 2020, 2021, plastic consumption in India has gone to 4 lakh tons. Or rather 4,000 tons, 40 lakh tons. So you will be surprised that these numbers, we are the 5th highest in the world in terms of plastic waste generation. And in the world, on the right hand side the map, if you see the share of global mismanaged plastics jo hai waste ka, in 2019, this is taken from our world data, and India ko dekhiye aap bahut hi dark color दिखाया गया है इस मैप में, which means that more than 30% of the plastic waste which is being generated was not being handled in a scientific manner. In fact, आप देखेंगे plastics, you just keep on seeing plastics, whether your household waste, whether it is the nalas which you see, whether you see it on the roadsides, everywhere you will see some kind of a plastic being generated. And now though it has gone to the next level where microplastics, जो plastics के टूटने के वजह से धीरे धीरे जो environment में plastic के छोटे छोटे particles आते हैं, those are called as microplastics. Those have been identified as one of the real problems in the world now, especially in the oceans. So plastic doesn't remain as plastic as such. Plastic has now become a menace in terms of microplastics as well. So plastic का complication बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है in the world. Now, if you look at the global plastic waste by disposal, there are only 3 methods आज तक जो use किया जाता था. एक तो आप recycle कर लीजिए, second is आप उसको जला दीजिए, या आप उसको फेंक दीजिए. And most 60% of the plastics normally फेंक दिया जाता है. और उसका रिसाइकल का कोई मेथोडोलॉजी एज सच नहीं है. नाउ लुकिंग एट दिस एंटायर सिनेरियो कि प्लास्टिक, लोगों को लगता है दैट प्लास्टिक इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हेन दैट प्लास्टिक इन एन इंडिविजुअल, एट एन इंडिविजुअल लेवल द क्वांटिटी माइट बी वेरी लो, बट हमारा 145 करोड़ 140 करोड़ का पॉपुलेशन, व्हेन दे आर जनरेटिंग 100 grams of waste of plastic or 50 grams or 20 grams, imagine the total volume of plastic which would be generated in a city, in an area, in a community or entire nation. और ये प्लास्टिक जब प्रोड्यूस होता है, so it's energy intensive, at the same time it is extremely complicated polymer, so इससे global warming और greenhouse gas effect भी हो रहा है. There is an addition of 2 billion tons of greenhouse gas
लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट एक सिंपल मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर इस प्लास्टिक से जितना ग्रीन हाउस गैस निकलता है, इट इज इक्वलेंट टू 300-500 मेगावाट कोल बेस्ड प्लांट के इतना है. सो इमेजिन दैट, what amount of havoc these plastics can play in terms of the issue. Look at Maharashtra, because I am from Maharashtra and I've been working in Maharashtra for a long time. ये MPCB का कुछ data है. Almost 4.43 lakh metric tons of plastic generate हुआ है 1920 में. Out of which, as per the MPCB 20 report itself, हमने 78% waste को collect कर लिया है, plastic waste को. But if you look at the recycling and processing, वो almost 50% of the total generation, 2.73 lakh metric tons. और उसमें भी आप देखेंगे कि अभी बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है कि कई स्टेट्स ने और सेंटर ने भी regulations को चेंज किया है, that the plastics can be used for road construction, it could be used for granule making and also co-processing in cement factories. So that is an advantage that we all have in terms of managing plastics. But plastic as such, the quantity of plastic and the volume of plastic has always been an issue for the last 20 years, and everyone, all of us, including you, me, Firozji, Shashankji, every one of us are trying to solve this problem. Now coming to ये सब problem, जब मालूम हुआ governments को, तो उन्होंने क्या सोचा? So they started something. पहले तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये प्लास्टिक्स की कैटेगरी क्या होती है. नाउ आई एम टेकिंग यू फ्रॉम द प्रॉब्लम एरिया टू व्हाट द सॉल्यूशन द गवर्नमेंट हैज थॉट. सो देयर आर यूजुअली 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जो नॉर्मली यूज किया जाता है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. पॉलीइथिलीन है, पेट बॉटल्स है, एचडीपी है, एलडीपी है, पीवीसी है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीस्टाइरीन रेजिन्स है, एंड मल्टीपल मटेरियल्स का जो प्लास्टिक यूज किया जाता है. But there are other types also in the plastic. So the government ने सोचा कि इसको सबसे पहले कैसे एक साथ लाया जाए into a simple category. So they categorized all these entire plastic into 4 simple categories. The first category is rigid plastic. Rigid मतलब जो भी कड़क प्लास्टिक है उसको रिजिड प्लास्टिक बोलते हैं. जैसे पेट बॉटल्स हो गया, आपका फिनाइल के बॉटल्स हो गए, हार्पिक के बॉटल्स हो गए, ऑयल जो 5 लीटर का आता है वो हो गए, anything which is rigid, जैसे आप लंच बॉक्सेस होता है, वो सब रिजिड प्लास्टिक में आ गया. सेकेंड इज दे टॉक्ड अबाउट फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. सो एक कड़क प्लास्टिक है, दूसरा फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल प्लास्टिक में एलडीपी, पीपी, पीएस जैसे रैपर्स हो गए, या श्रिंक रैपर्स फॉर दैट केस हो गए. ऑल दोस प्लास्टिक्स, सेल्फ सीलिंग बैग्स हो गए, ये सारे प्लास्टिक्स आते हैं फ्लेक्सिबल प्लास्टिक में. Now the third plastic is multi-layered plastic packaging. Now इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है. मल्टी-लेयर्ड को 2 तरीके से हम देख सकते हैं. मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक है जो प्लास्टिक के ही मल्टीपल लेयर्स है. So you have 10 micron का प्लास्टिक, you can go on adding 5 more plastic layers, so 50 microns हो जाता है. So multiple plastic layers. Second is multi-layered plastic packaging, जिसमें for example मिठाई का बॉक्स है, there is a lamination so on the cardboard. So multi-layered plastic मतलब बहुत सिंपल है. Any material which has a layer of plastic in addition to any other form of packaging material, that is called as multi-layered plastic. And the last category is compostable plastic. In simple form, ये plastic sheet हो सकता है, carry bag हो सकता है, which are made from compostable materials. So सबसे पहले गवर्नमेंट में क्लासिफिकेशन किया, एंड यू प्लीज रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज वेरी एसेंशियल. आई विल बी टॉकिंग एट द एंड ऑन दीज 4 कैटेगरीज ऑफ द वेस्ट आल्सो. अब प्लास्टिक वेस्ट रूल्स आया 2016 में, एंड इन द 16 से आज तक देयर हैज बीन सेवरल चेंजेस. जैसे देयर आर 6 अमेंडमेंट्स दैट हैज हैपेंड टू द रूल्स. बट लेट मी टेक यू थ्रू कि ये प्लास्टिक वेस्ट रूल्स एक्चुअली कहता क्या है. The rule says a lot of things, but for your purpose, I have just penned it down into 4 or 5 different very small categories. सबसे पहला बात जो as on date बोलता है, पहले तो प्लास्टिक रूल्स बोलता था that 50 माइक्रॉन्स का उन्होंने साइज दिया, फिर 75 माइक्रॉन्स का साइज दिया. As on date, the minimum thickness of plastic carry bags should be 120 microns. Now mind it, this is plastic waste rules as on date. But महाराष्ट्र में किसी भी तरीके के कैरी बैग्स को बैंड किया है. The state has the right to make the laws more stringent.
So the central government still says that carry bags 120 microns अगर साइज की है, वर्जिन या रिसाइकल्ड या कंपोस्टेबल, तो हम अलाउ करेंगे. बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रहा है कि वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ कैरी बैग्स. नाउ व्हाट आर कैरी बैग्स? एनी बैग्स व्हिच हैज अ हैंडल, एनी प्लास्टिक बैग व्हिच हैज अ हैंडल इज कॉल्ड अ कैरी बैग फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. प्लास्टिक वेस्ट रूल ने और एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बोला. उन्होंने बोला कि ये लोकल बॉडीज जो अर्बन लोकल बॉडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल या लोकल ग्राम पंचायत जो होती है, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई इन द प्लास्टिक वेस्ट रूल्स. व्हाट वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? उनको स्टेक होल्डर का अवेयरनेस करना था, उनको किसी तरीके से एक कलेक्शन मैकेनिज्म बनाना था, और उनको ये भी बोला गया था कि एक्सप्लोर द मैकेनिज्म फॉर recycling and processing of the waste. At the same time, in 16 it was defined कि कोई भी वेस्ट जनरेटर होगा, उस वेस्ट जनरेटर को जब वो प्लास्टिक यूज करता है तो उसको उस पर एक लेबल लगाना होगा. दिस लेबल, आई विल टॉक समथिंग मोर ऑन दिस लेबल कि ये लेबल होता क्या है. इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है. तो आप आज जो भी प्लास्टिक यूज करना चाहते हैं, इट शुड बी पैकेजिंग के लिए इट शुड बी मोर देन 50 माइक्रॉन्स एंड इट शुड हैव अ लेबल. आई विल टॉक इन अ बिट ऑन दैट. उसके बाद इन 2022 गवर्नमेंट ने सोचा कि ये सारे मैकेनिज्म्स जो हम लॉ बना रहे हैं, इसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा और इसकी कॉम्प्लायंस कैसे देखी जाएगी, इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा. ये सब करते वक्त उन्होंने सोचा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, वी कॉल इट एज मार्केट बेस्ड फिस्कल मैकेनिज्म, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलर इकोनॉमिक मेथड्स. इसको सिंप्लीफाई करके उन्होंने बोला इट इज एन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ प्लीज रिमेंबर, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर व्हाट आई वाज टॉकिंग व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडियन लॉज. हमारी लीगल सिस्टम जो एनवायरमेंट की बनी है, दैट इज बेस्ड ऑन पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल. जो भी पोल्यूट करेगा उसी को उस पोल्यूशन के अगेंस्ट में पेनलाइज एंड पेमेंट करना पड़ेगा. So EPR is one such methodology which was tried to be integrated with plastic waste management and circular economy. Interestingly, नाम जैसा है उसका extended producers responsibility. मतलब whoever is the producer of the plastic will have to take the onus or the responsibility to manage and dispose it in the right scientific fashion. अब इसका कॉन्सेप्ट कैसा है? सपोज आई विल गिव यू एन पैरेलल टू दैट. सपोज आई एम द प्रोड्यूसर, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक एंड यू आर द यूजर ऑफ द प्लास्टिक. सो मैंने 1000 टन आपको या 100 kgs मैंने प्लास्टिक, टू सिंप्लीफाई द नंबर्स, 100 kg प्लास्टिक मैंने मैन्युफैक्चर किया. आई हैव गिवन दैट 100 kg टू यू. Now you are my pre-consumer. You are a mithai wala and or a farsan wala, and you have segregated it out and given it out to people across the state or across multiple states or across the nation. Now what happens is, imagine that at my point it was very simple to manage. I was a single user. I might have retailers, and when it goes to people, it is distributed across the state. So it becomes very difficult to keep a track of all this. So the government thought, how do we keep a track of all this? कि कितना generate हो रहा है और कितना लोगों तक पहुंच रहा है, कितना landfill पर पहुंच रहा है, कितना manage हो रहा है. So they introduced a very simple ledger system. EPR is a ledger system in my understanding, which helps in circular economy and management in a simpler way. So that ledger system is what? When the producer generates or produces or manufactures waste, he has to enter that waste quantity. When the retailer buys it, he then has to enter कि उन्होंने कितना out of the total production manufactured, आपने कितना लिया, and then how much you have actually given it out to the next level. This is how the ledger system is maintained now. Now each of us, the producer, the retailer, the end user, everyone actually has now been connected in that circle, and everyone shares the responsibility now. So that is the EPR. So every producer at every level will have to share the responsibility. Now interestingly, कुछ retailers and street vendors की भी responsibility set की गई. I will talk about that in a bit. And ये apply किस पर होता है?
So the PWMR, मतलब Plastic Waste Management Rules 2016, was applied onto everyone, any waste generator, any local body, any gram panchayat, any manufacturer or producer, any importer and any brand owner. इन सबको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई होता है. प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स, PWMR अप्लाई होता है. PWMR में एक छोटा सा पोर्शन है EPR का. These are two different things. Okay, so I'll clarify that in a bit. So जैसे EPR किसी किसी पर ही अप्लाई होता है. Now PWR जो and which is located in a special economic zone, और वो सिर्फ ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के लिए मैन्युफैक्चर करता है, उस पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अप्लाई नहीं होते. ओके, उसमें और एक राइडर है which says that the exemption should not apply to packaging of गुटखा, tobacco, पान मसाला. ओके, सो गुटखास में जो सैशे यूज होते हैं, those are banned. So this is the overall PWM rules of 2016. I will come to the amendments in a bit. I hope you all are with me on this. So PWMR में 3-4 sections है. The first section is what is banned, what is not banned, who is किसके ऊपर applicable है, किसके ऊपर नहीं applicable है, और इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, इसका कॉम्प्लायंस क्या है, इसके फॉर्म्स क्या है. दैट इज व्हाट द 2016 रूल सेज. अब 2016 रूल्स में बैन क्या किया गया? सो देयर वर सर्टेन थिंग्स which are banned today. Okay, so now the context has changed from 2016 to 2023 as of now. Okay, so as on date क्या क्या banned है, क्या क्या banned नहीं है. The first thing which is banned is any single use plastic which includes thermocol, which includes dishes, which includes earbuds, which includes plastic के चम्मच, which includes straw, which includes food को पैक करने के लिए बीच में बहुत चला था. जब आप स्विगी से ऑर्डर करेंगे तो नॉर्मली होटल्स वाले फूड प्लास्टिक के कैंस में देते थे. Those are all banned. Dish, spoons, cups, plates, glasses, everything is banned. Okay, carry bags with handle, plastic bags with handle, without handle, they are also banned. Okay, उसमें caveats है, I will talk about it. Any PET bottle, जैसे water bottle, जो mineral bottles मिलते हैं, PET bottles which are less than 200 ml are clearly banned. Mineral water, आप पता होगा, if you are traveling on the highways, आप या थोड़े से रूरल एरिया में जाएंगे तो पाउचेस में मिनरल वाटर मिलते थे. Those are also banned. So these are the plastics which are banned. Okay, अब interestingly plastic sheets जो less than 50 microns size है, those are also banned, not allowed. And carry bags तो of course I told you महाराष्ट्र में carry bags तो allowed ही नहीं है. Okay, allowed क्या है? It's very interesting, especially in the food sector and retail market. This is very essential slide. You ये shrink wrap में भी 50 माइक्रोन से नीचे नहीं ले सकते for the shrink wrap. Shrink wrap is totally banned. उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. Shrink wrap is totally banned because the size of the shrink wrap usually is 8 to 10 microns, and we'll talk about it in a bit. Yeah. Right. मैं आपको एक simplified option दूंगा at the end when we discuss this. So Yeah. interestingly, if you look at what is allowed, है ना, as per the rules. So one is PET bottles which are beyond 200 ml are allowed. लेकिन उस पर दो चीजें होनी चाहिए. एक तो उस पर प्रिंट होना चाहिए आपके रिफंड प्राइस का, और दूसरा होना चाहिए बायबैक प्राइस, एंड उस पर लेबल होना चाहिए कि उसमें रिसाइकल कंटेंट कितना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सो ऑन सो फोर्थ. विल टॉक अबाउट इट. Second is this rule. Let me just ask you the question on this. जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग प्राइवेट लेबल कराते हैं वाटर बॉटल्स के लिए, तो प्राइवेट लेबल कराने के बाद क्या होता है, वो हमारा ब्रांड बन जाता है, और ये ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है और उससे काफी फायदा भी हुआ है. तो दिस अप्लाइज टू
the brand owner or the person who's providing the water bottles, जो कंपनी हमें हमारे लिए white label करके दे रही है, किसके ऊपर लगता है ये? राइट. सो अब जैसे आई एम सॉरी आई लेफ्ट आउट दैट पॉइंट. जैसे पहले मैंने इस स्लाइड में बताया कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है रूल्स 2016 का. ओके. सो वेस्ट जनरेटर, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, सबको लागू होता है. अब if you are a brand owner and you are selling it on your name, then it is applicable to you. If the producer is selling on his name, it is applicable to him. If you are importing something, अगर आप import कर रहे हैं something and you are distributing it here in India, फिर वो आपको applicable हो जाता है. So whoever is the producer at that point of time, at the selling point, the law remains applicable. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है विच आई विल टॉक अबाउट ईपीआर. जैसे मैंने बोला कि ईपीआर का रेगुलेशन और ईपीआर का जो पोर्शन है वो सेपरेटली एप्लीकेबिलिटी है लोगों पर. देखिए, इन जनरल एंटायर इंडिया में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल ये हर किसी पे अप्लाई होता है, बट ईपीआर ये किसी किसी पर अप्लाई होता है. दैट्स द डिफरेंस विच आई वुड लाइक टू स्टेट हियर. एंड अगर बॉटल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं तो ये सारा ईपीआर भी एप्लीकेबिलिटी और अदरवाइज भी जो भी एप्लीकेबिलिटी है ये सब आपके नाम से एप्लीकेबल हो जाएगा. डिड आई मेक एनी सेंस ऑन दैट? यस यस यस. राइट. ओके. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट पेट बॉटल्स. दूसरा, कंपोस्टेबल बैग्स. अब कंपोस्टेबल बैग्स का मतलब क्या है? एनी बैग विच कैन बायोडिग्रेड यूजिंग बैक्टीरिया एंड ब्रेक इट डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये जो बैग्स है ये सीपेट अथॉरिटी औरंगाबाद की है, उससे रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं. वो भी सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब घर का कचरा हैंडल करने के लिए, और नर्सरीज के प्लांट्स हैंडल करने, सिर्फ यही दो चीज में वो अलाउड है. तीसरा, कमिंग टू रिसाइक्लेबल मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक. अगर आपका एमएलपी है और आपने ईपीआर में रजिस्टर किया है तो आपको एमएलपी अलाउड है. We'll talk a little bit more on this. Any plastic packaging material जो 50 माइक्रोन से ज्यादा है, जैसे सेल्फ सीलिंग बैग फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हैं, या कोई भी पैकेजिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डोमेस्टिक और ग्रेन्स और होलसेल एंड रिटेल, एनी फूड आइटम रिलेटेड प्लास्टिक्स, अगर वो 50 माइक्रोन से ज्यादा है तो इट इज अलाउड, प्रोवाइडेड उस पर भी ये प्रिंट हो, उस पे आपका मैन्युफैक्चरर का रजिस्ट्रेशन का नंबर हो, नाम हो, सर्टिफिकेट का नंबर हो, और रिसाइक्लेबल कंटेंट हो, टाइप ऑफ प्लास्टिक हो, और उसका एक ईपीआर का डिटेल्स हो. सपोज आई एम द एंड यूजर और मैं गया शॉप पर और वहां से कुछ लेकर आया जो प्लास्टिक रैपर था, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये रैपर मैं किसके पास दूं फिर से, so that he can manage it. So ये सब लेबल उस पे होना चाहिए. That is the crux of this entire thing. Any plastic item used for domestic purposes. ये बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं जब भी मैं बात करता हूँ कि टूथब्रश ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है, क्या ये बैंड है? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बॉटल्स हैं, क्या वो बैंड है? या पीपल आज बकेट है प्लास्टिक का बना हुआ, वो भी रिजिड है, वो बैंड है. तो ये कुछ भी जो भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है वो कोई भी चीज बैंड नहीं है. वर्जिन प्लास्टिक जो मिल्क बैग्स होते हैं वो भी बैंड नहीं है, प्रोवाइडेड द थिकनेस ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स आर मोर देन 50 माइक्रॉन्स. Is that clear in terms of what is banned, what is not banned? So we will move forward on that. Yeah. Yes. All the domestic things what are used in the home, ये कुछ भी बैन नहीं है, और वो भी एसेंशियल पैकेजिंग्स जो के जिसके बगैर कोई काम नहीं चल सकता, इन शॉर्ट इन लेमन्स टर्म वो भी अलाउड हैं. जैसे कि मिल्क पाउचेस जो के जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, वो अलाउड है. सबसे बड़ा जो हंगामा हुआ था when the rules were framed कि हम जो सॉलिड वेस्ट कचरा जो घर का भेजते हैं बाहर, वो अगर प्लास्टिक में न रखेंगे तो क्या होगा? फ्रॉम देयर एक्चुअली ऑल दिस एजिटेशन एक्चुअली स्टार्टेड.
और इसीलिए वो एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल चीज है हमारे घर में, लोग ध्यान नहीं देते उस पे, बट वो भी बैंड नहीं है, प्रोवाइडेड आई एम पुटिंग अ कैवियट ऑन ऑल दीज थिंग्स कि वो 50 माइक्रोन साइज से ज्यादा होना चाहिए। एंड सर आई रिमेंबर यू आस्क्ड मी कि 50 माइक्रोन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वी विल कम टू दैट। सो इंटरेस्टिंगली वो जो लेबल होता है, उस लेबल पर मैन्युफैक्चरर को पब्लिश करना होता है कि उस प्लास्टिक की थिकनेस कितनी है। दैट बिकम्स योर एविडेंस, बिकॉज जब भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको सर्टिफाई करती है उसके प्लास्टिक को, उस टाइम पर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थिकनेस, उसका सेल, उसकी जीएसटी इनवॉइस सब कुछ देना होता है, नॉट ओनली फॉर द रॉ मटेरियल बट ऑल्सो फॉर द प्रोडक्ट्स। इसीलिए द एविडेंस विच वी हैव is the thickness which is printed on the plastics. That is the in case इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो हमें प्लास्टिक्स प्रोवाइड कर रही हैं, and if they play with the micron size and there is a checking on it, we are caught. So who will be held responsible and what all we should take from them apart from the invoice? हमें और क्या लेना चाहिए उनसे? So ideally speaking, two simple points. Ideally आपके पास अगर प्लास्टिक पाया गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल बाय लॉ, ओके, बिकॉज यू आर द ऑक्यूपायर ऑफ द प्लास्टिक्स। नाउ हाउ डू यू एश्योर कि उसने जो दिया हुआ है वो 50 माइक्रॉन्स है या नहीं? देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। वन इज द एविडेंस दैट द प्रिंटेड नोट ऑन द प्लास्टिक्स इज प्रिंटेड बाय देम। तो द ओनस, मतलब कल को अगर आप लीगल केस करना चाहते हैं उनके ऊपर, आप कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर इन द कंज्यूमर कोर्ट और इन द अदर कोर्ट्स यू विल डेफिनेटली विन दैट केस कि उसने मुझे ठगा है। बट ऑन द स्पॉट जो भी होगा वो कनाइवेंस के अंडर में आएगा और आपको रेस्पॉन्सिबल पकड़ा जाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ doing some dhandli in our language, dhandli in the micron size will always remain on the producer who's putting the stamp. अब क्या होता है इसमें सर, just to elaborate on this, usually what happens is I ask the producer to label the plastic on my behalf. जैसे for example I am the brand owner, so I don't want to print it. मैं मेरे मैन्युफैक्चरर को बोलता हूं कि आप मेरा नाम और थिकनेस डाल के ही मुझे दीजिए। अब इस केस में तो the manufacturer is nowhere in the picture, so you and only you will be responsible in such case. अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल वे बताता हूं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, फॉर ऑल ऑफ यू टू आइडेंटिफाई व्हाट अ 50 माइक्रोन लुक्स लाइक। ओके, आपने श्रिंक रैपर देखा है जो प्लास्टिक होता है, अगर उसको आपने हाथ दो उंगली के बीच में लिया तो यू विल कम टू नो इट इज 10 माइक्रॉन्स, 8 to 10 माइक्रॉन्स। और दूध का प्लास्टिक की जो साइज होती है, थिकनेस, दैट इज समवेयर मोर देन 50 माइक्रॉन्स एज ऑन टुडे। सो ये बहुत ही सिंपल लेमैन्स लैंग्वेज में आपको कैसे पता चलेगा कि यू नो व्हाट इज द थिकनेस। आई हैव गिवन यू अ रेफरेंस पॉइंट। एक मतलब हम दूध की थैली का सैंपल अपने पास रखें, उसका एक कट पीस, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उसके आसपास अगर है तो ये 50 माइक्रोन या उससे ज्यादा है, और अगर उससे कम लग रहा है दैट मींस के हम भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरह का ये स्केल हो गया, जो दूध की थैली का जो रैपर है वो एक स्केल हो गया हमारे, वो एक स्केल हो गया है। सो नॉर्मली इट इज मोर देन 50 माइक्रॉन्स, है ना? So some people give 50 microns, some give 75, some give 100 microns, but it is always more than 50 microns as of now. Okay. अच्छा, एक साथ साथ ये बताते चलिए, जैसे कि जो हम श्रिंक पे बात कर रहे हैं और माइक्रोन पे बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। अब काफी लोग हमें देख रहे हैं, लाइव क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो ज्यादातर फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे ये आ रहे हैं कि चलो आपने श्रिंक रैप, जैसे साहब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मिठाई मैन्युफैक्चरर्स को आ रही है वो ये आ रही है कि फेस्टिवल सीजन इज राउंड द कॉर्नर, और हमें हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो गिफ्टिंग में वो हैम्पर्स को रैप करने के लिए होता है। रैप करने का मतलब ये, जिससे मेरी एक ट्रे है या मेरा एक बास्केट है, उसके अंदर मैंने एक मिठाई का डब्बा, 2-3 ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स, कुछ चॉकलेट्स, कुछ चीजों को, जूसेस को हमने करके और उसको एक बंधन में बांध दिया और उसको एक हमने हैम्पर बना दिया। अब ये उसका एक एसेंशियल पार्ट बन जाता है, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो स्पिल हो जाएगा, इधर उधर फैल जाएगा, गिर जाएगा।
तो बिल्कुल। क्या वो बैन है फर्स्ट ऑफ ऑल? दूसरी बात, अगर वो बैन है तो उसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दी प्लास्टिक? और क्या हम 50 माइक्रोन से ऊपर की श्रिंक रैप आती है या उसमें कर सकते हैं? तो वो विजिबिलिटी कैसी होगी, क्योंकि उसको दिखना भी बहुत जरूरी है, I know, I उसकी know. उसकी खूबसूरती भी बहुत जरूरी है जो प्रोडक्ट्स आपके अंदर रखे हैं। तो ये 3 सवाल मैंने आपसे एक साथ किए। Yes, yes. So पहली बात तो I always see this, and Shashank sir and I have been talking about this point, so I wanted to clarify. See, देखिए अभी बैंड आइटम्स में सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़कर कुछ भी बैंड नहीं है, ये आप बहुत क्लियरली कर दीजिए, जिसमें प्लेट्स, रैपर्स वगैरह, प्लेट्स या ईयरबड्स या जो भी प्लास्टिक के आइटम्स जो हम बहुत ही रिजिड टाइप के थे, वो सारे बैंड हैं, क्लियर। अदर प्लास्टिक्स, if it is more than 50 microns, अभी जैसे you call it as shrink wrapping, आप उसको आपने नाम दिया श्रिंक रैपिंग। पता है आपको श्रिंक रैपिंग क्यों नाम दिया गया? मतलब आप लोगों ने उसको, क्योंकि उसकी माइक्रोन साइज इतनी कम है, आप अगर उसको निचोड़ के ऐसा कर ले तो वो बहुत छोटा सा बन जाता है। मतलब हम लोग भी मिठाई देते हैं तो आई नो व्हाट दैट इज। एंड जैसे ही आप 50 माइक्रोन्स के ऊपर जाते हैं, यू विल नॉट कॉल इट एज श्रिंक रैपिंग फर्स्ट केस। तो एनीथिंग विच इज मोर देन 50 माइक्रॉन्स, और इन दैट केस रिसाइक्लेबल 100% है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और सिंगल प्लास्टिक अगर है वो, हाँ, तो जैसे अभी अभी मैंने जैसे बताया कि एसेंशियल प्लास्टिक्स में अगर आप फूड ग्रेन को रैप करने के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, ओके, एंड विच इज मोर देन 50 माइक्रॉन्स, तो ये आपको अलाउड है। वैसे ही श्रिंक रैप, बिकॉज इट इज अ श्रिंक रैप, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड देयर इज, वो बहुत ही क्लियर कट नोटिफिकेशन में तो बहुत ही क्लियर कट बोला गया है कि श्रिंक रैप इज नॉट अलाउड एट ऑल। इनफैक्ट दिल्ली में तो बहुत सारे रेड्स भी हुए हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट इज टेकिंग इट एक्सट्रीमली टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, चलिए हम उसको श्रिंक रैप बोलते ही नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि एक रैपिंग है जो कि एसेंशियल है हमारी ट्रे के ऊपर लगाने के लिए। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है एज ए इंडस्ट्री वेलविशर एक्सपर्ट? शशांक जोशी जी क्या बोलेंगे कि हम इस साल दिवाली में क्या करें अपने व्यापार को कम ना होने देने के लिए इस तरफ से? सो देर आर टू ऑप्शन जो मुझे लग रहा है अभी क्विकली। जैसे श्रिंक रैप तो टोटली बैंड है, तो आप तो उसको श्रिंक रैप वाला कोई भी मटेरियल आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा, वी आर वेरी क्लियर, जैसे मैंने बताया कि क्या अलाउड है, एक्सेप्ट फॉर दीज नथिंग एल्स इज अलाउड, वेरी क्लियर। ओके, अब आता है ऑल्टरनेटिव क्या है आपके लिए। तो ऑल्टरनेटिव में 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज, आप डिजाइन उसको, आपको याद है बैम्बू के वो टोकरियां होती थी जो आप अभी भी यूज करते हैं। अब विजिबिलिटी इज एन इशू, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू प्लेस इट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, दैट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। Second option is, there are multiple options which are available. I will send you the link of that. There are 9 different alternatives जो वर्ल्ड ओवर मार्केट में अभी हैं, अभी चल रहे हैं, टू रिप्लेस द श्रिंक रैप्स। एंड आई विल सेंड यू, उसको कुछ अलग अलग नाम दिया है उन लोगों ने, बट यू विल हैव टू इवैल्यूएट। आई डोंट नो अबाउट कैसे बिजनेस टर्म्स में या फाइनेंस टर्म्स में वर्कआउट होगा, but there are alternatives which are available as of now, other than shrink wraps, especially bamboo made cloth होता है, bamboo made options हैं। There are a lot of people who are working on alternative options to plastic in terms of biodegradable plastics or compostable plastics for wrapping materials. But the only problem with all these things, मैं आपको बता दूं, all the alternative plastics are not transparent. So that is an issue. And the last option, जो लास्ट चीजें मैं इसमें हमेशा बोलता हूं, वो 50 माइक्रॉन से ज्यादा वाला, we should be writing to the CPCB and getting this permission कि shrink wrap अगर 50 माइक्रॉन से ऊपर है with the labels that we are talking about, then it should be allowed. अब उसमें भी आपकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे वी कुड गो। ओके, जैसे ये स्टार्च बेस्ड प्लास्टिक एक जो मटेरियल आता है, उसके अंदर सी थ्रू भी अच्छा है, तो क्या वो ऑल्टरनेट हो सकता है? द ओनली प्रॉब्लम इज स्टार्च बेस्ड का अभी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, एंड सीपेट ने अगर उसको
उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो इट कैन बी यूज्ड. सी द रेगुलेशन इज वेरी क्लियर कि आप प्लास्टिक्स यूज नहीं कर सकते. ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स के लिए द गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग हार्ड एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग अ लॉट ऑन दिस. सो स्टार्च बेस्ड का जो ऑप्शन है, डेफिनेटली इफ वी गेट द परमिशन फ्रॉम CPCB स्टेटिंग दैट, क्योंकि स्टार्च बेस्ड एक्चुअली इट विल बी क्लासिफाइड. अब जो भी क्लासिफिकेशन होगा ये 4 ही ग्रुप में होने वाला है, प्लास्टिक का और ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स का. तो हमें वो 4th कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करके लेना पड़ेगा एंड इट वुड बी अलाउड. जैसे दिस पर्टिकुलर थिंग आप देखिए यहां पर कि आप अगर वर्जिन प्लास्टिक यूज करते हो फॉर एग्जांपल, ओके, वर्जिन प्लास्टिक्स और रिसाइकल प्लास्टिक पहले पैकेजिंग ऑफ एडिबल्स के लिए अलाउ नहीं था एज पर 2016. बट व्हाट हैपेंड, अभी 16 जून का मेरे पास गाइडलाइन आया है कि FSSAI के अगर गाइडलाइन से आप इसको अप्रूव कराते हैं तो you will be able to use recycled plastic even for edibles. You know, similarly, any packaging plastic जो भी आप यूज कर रहे हैं वो 50 माइक्रॉन्स से कम नहीं होना चाहिए with the labels. Then you can use it. Very clear. उसमें कोई भी पिगमेंट्स या कलरेशन नहीं होना चाहिए. So you use virgin plastics. This is already there in the 2016 also and in the 2022 notification also. एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन इसके साथ आता है कि 50 माइक्रोन से इतना प्यार क्यों हो गया गवर्नमेंट को, जबकि वहां प्लास्टिक का कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो काम आप 10 माइक्रोन में या 20 माइक्रोन में करते थे आप 50 माइक्रोन खर्च कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर लोड ज्यादा कर रहे हैं. तो ये क्यों है? अगर वो अल्टरनेट ही बन जाता है मान लीजिए 50, तो कंजम्पशन तो 4 गुना बढ़ जाएगा. नहीं, I'll tell you why. Because this question is very pertinent, what you have asked. The first point is, हमारा आज के डेट का कलेक्शन सिस्टम कैसा है. हमारे जो सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो कलेक्ट करता है ना प्लास्टिक, वो कचरे के डेपो से या डस्टबिन जो कम्युनिटी बीन्स होता है वो, या रोड साइड से. ही प्रीफर्स टू कलेक्ट द प्लास्टिक विच हैव अ वेट, बिकॉज उसको वेट के बेसिस पे पैसे मिलते हैं. जैसे ही वो माइक्रोन आपका 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 8 माइक्रोन है, वो कलेक्टर जो होता है, रैक पिकर, वो इस वेस्ट को कलेक्ट ही नहीं करता. एंड दैट इज व्हाई दिस वेस्ट गोज इनटू द नालाज, गोज एट द लैंडफिल एंड सो ऑन. आप देखिए पेट बॉटल नॉर्मली आपको लैंडफिल पर नहीं मिलेगा, बिकॉज द रैक पिकर्स एट ऑल द लेवल्स विल स्टार्ट कलेक्टिंग देम. जो भी बड़े प्लास्टिक्स है, गोनी है, जिसको वैल्यू है, वो बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाता है. जिस चीज को वैल्यू बहुत ही मिनिमल है, वो चीज को कलेक्शन नहीं होता है. और यही प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है आज तक. इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जब भी आप मोटा प्लास्टिक यूज करोगे, इट इज वेरी इजी वन टू कलेक्ट दैट. एंड ऑल्सो उस पे इतने सारे कंडीशंस है. इट इज नॉट ओनली 50 माइक्रॉन्स. उन्होंने ये भी बोला है कि वो 50 माइक्रॉन्स में आपको कलर नहीं डालना है, आपको वर्जिन रखना है, या आपको रिसाइकल करना है, या उसमें रिसाइकलेबल कंपोनेंट्स होना चाहिए. और सबसे इंटरेस्टिंग जो लास्ट पार्ट सर्कुलर इकोनॉमी में बात करूंगा, उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि उसमें कोई भी हैजर्डस सब्सटेंसेस या डोपिंग ऑफ मेटल्स नहीं होना चाहिए. सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. यू नो, इट इज ऑल एक और क्वेश्चन काफी कई बार लोगों ने लिया है, उसके बाद में हमारे मुदित जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी मैं लूंगा. कि ये जो प्लास्टिक, एक तो हो गया कि हमारे डब्बों के ऊपर से हम रैप करते हैं क्योंकि वो लीक कर जाते हैं. डब्बे पेपर के बॉक्स होते हैं या कापा बॉक्स होते हैं, उसके अंदर घी की स्वीट है या दूध की स्वीट है, तो वो लीक कर जाते हैं. तो इसलिए उसको श्रिंक रैप करना, श्रिंक मत बोलिए आप उसको, लेकिन हम एक तरीके से लेमिनेट टाइप का उसके ऊपर बना देते हैं हाथ से. और एक पैकिंग, एक जगह पे हम अंदर उसको कोटिंग करते हैं, आइसक्रीम कप के अंदर या तो मिठाई के डब्बे के अंदर उसको कोटिंग करते हैं. तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर जो आ रही है, ये कितनी अलाउड है और इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आया है क्या? So one is this falls under जो आप कर रहे हैं after the product is put, we will talk about it separately. एक होता है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक, जो मिठाई के बॉक्स के अंदर का लैमिनेट होता है, वो मैन्युफैक्चरर से ही बनकर आता है. आप सेपरेटली उसको लैमिनेट नहीं कर रहे हैं. सो एनी मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में ही मल्टी लेयर्ड बन गया है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं है अभी फिलहाल. ओके. आइसक्रीम कप के अंदर प्लास्टिक अगर अंदर ही कोटिंग हुई हुई है पेपर कप के अंदर, तो वो अलाउड है? यस, वो अलाउड. MLP इज अलाउड. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक इज अलाउड
प्रोवाइडेड उस मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक के अगेंस्ट में आप एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं और आपने पोर्टल से परमिशन लिया हुआ है, सर्टिफाई किया फिरोज हुआ। भाई, जस्ट टू ऐड इट डॉक्टर ओझा, यस फिरोज भाई, जो हमारा मिठाई का बॉक्स होता है, जो मिठाई के बॉक्स के अंदर में अंदर से एक प्लास्टिक कोटिंग की जाती है लेयर की, वो अलाउड है प्रोवाइडेड वो आपके पास में वो सर्टिफिकेट है ईपीआर का, एंड आपने वो मैन्युफैक्चरर से लिया है। यस प्रोडक्ट एक बार बनने के बाद में आप अगर आपके स्टोर में उसको किसी ट्रे में डाल रहे हो और उसको ऊपर से श्रिंक रैप कर रहे हो, वो अलाउड नहीं। वो अलाउड नहीं है। यस और अगर उसका फंडामेंटल पार्ट है, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो सेंटर में कहीं लगा है या इंटरनली कहीं लगा है, तो वो अलाउड है। when It it is coming from the manufacturer. yes, when it is the integral part at of the packaging. manufacturing level, Okay. then it is allowed. लेकिन उसके बिना, मतलब फिरोज भाई एक चीज है, जी, इंटीग्रल प्रोसेस का मतलब है कि उसके बिना आपका प्रोडक्ट टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। रहेगा नहीं, आपका प्रोसेस खराब होगा। इसके लिए आपको वो जरूरी है, इसके लिए आप उसको अलाउ कर सकते हो। Yes, और वो भी जैसे तब अलाउड है जब मैन्युफैक्चरर के पास में एमपीसीबी का कंसेंट हो, लाइसेंस। उसने ईपीआर लाइसेंस लिया हो एज ए मैन्युफैक्चरर, और आपने ब्रांड ईपीआर लिया हो तो। Yes. और अजय जी, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन Hmm. कि बीच में एक क्वेरी आया था या फिर बीच में क्लैरिफिकेशन आया था कि दिस ईपीआर इज नॉट मैंडेटरी फॉर एमएसएमई। Yes. So I am coming to Okay. that in the next part. यस, अजय जी ये बताइए कि अवेलेबिलिटी ही सबसे बड़ा मतलब एक अभिशाप है, तो गवर्नमेंट इस अवेलेबिलिटी को क्यों नहीं किल करती है कि जब मार्केट में कोई चीज गलत होगी नहीं तो वो मार्केट में आएगी नहीं? एमपीसीबी या और जो बोर्ड्स हैं वो इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? So I will tell you. So what has happened is, दो जो प्लास्टिक वेस्ट रूल्स आया है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक तो मैन्युफैक्चरर लेवल पे ही बंद हो गया है. So they have hit the manufacturer in the first place. अब ये जो रिमेनिंग पोर्शंस है, जैसे एमएलपी फॉर एग्जांपल इन द पैकेजिंग, सी पैकेजिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो गवर्नमेंट cannot just come up tomorrow and say कि नहीं सारे पैकेजिंग बंद कर दीजिए आप. ओके, सो व्हाट दे आर सेइंग इज वी आर रेगुलेटिंग द पैकेजिंग इन सच अ मैनर दैट द इम्पैक्ट ऑफ द पैकेजिंग इंडस्ट्री और द पैकेजिंग मटेरियल्स ऑन द एनवायरमेंट इज सस्टेनेबली मैनेज्ड. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द PWR फर्स्ट. सेकेंड इज, इसको मैनेज करने के लिए उन्होंने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ला दी. जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुत इजी था ये. तोशिबा ने ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले ही, आई एम श्योर, आई थिंक दैट दे हैव स्टार्टेड टेकिंग बैक देयर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की साइज बड़ी होती है, इसलिए वो देने में बड़ा आसान होता है. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर वेरी फिक्स्ड. ओके, बट इन प्लास्टिक के केस में, बिकॉज द वेराइटी ऑफ प्लास्टिक विच इज यूज्ड and the types of plastic which is there in the domestic consumption area is so huge, is so massive and so scattered, right? And the penetration is so deep. इसीलिए ये सिस्टम को बनाया गया है. henceforth probably एक बार पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे अभी सीपीसीबी क्या बोल रही है, their prima facie focus right now is सभी लोगों को पहले रजिस्टर करवाइए, ओके, पोर्टल पर. उसके बाद हम देखेंगे कि वो कॉम्प्लायंस होगा या नहीं. तो अभी तो कॉम्प्लायंस में काफी सारी छूट है लोगों को, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, जैसे आई विल टॉक अबाउट वन पॉइंट विच इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. अभी तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ प्लास्टिक को आप मैनेज करिए, उसका ईपीआर लीजिए, ठीक है. अब नेक्स्ट ईयर से देयर इज अनदर टारगेट कि वो जो प्लास्टिक आप यूज करेंगे उसमें कम से कम एक एक्स अमाउंट रिसाइकल्ड प्लास्टिक होना चाहिए. So they are not only hampering on the disposal and the consumption, they are also hampering on the entire life cycle of the plastic. So this is how I understand it. अच्छा, ये माइक्रोन वाला जो मैटर है ये नॉन वोवन के ऊपर भी लगता है? नॉन ओवन तो मतलब अलाउड ही नहीं है. नॉन वोवन बैग्स जो होते हैं उसमें माइक्रोन का भी? हाँ, सो नॉन ओवन तो अभी आप देखेंगे ना, आई हैव समथिंग ऑन दैट नॉन ओवन के ऊपर. मैंने स्पेसिफिकली उस पॉइंट को डाला बिकॉज आई न्यू दैट वो आएगा नॉन वोवन का प्लास्टिक्स. इट इज एक्चुअली नॉट अलाउड. ओके, हाँ, या उसकी माइक्रोन को जानने का तो फिर एक सवाल है पीडब्ल्यूपी के
पी के ऊपर थोड़ा रोशनी अगर आप डालें, व्हाट इज दिस? we'll go to that. तो अभी मैं एक साइलेंट फीचर्स बता दूं आपको रूल का, so that जी, some of the please. questions which we are asking again and again will get clear. एक तो कैरी बैग मेड अप ऑफ वर्जिन एंड रिसाइकल प्लास्टिक 120 माइक्रॉन्स, ये ध्यान में रखिए कैरी बैग्स के लिए। 50 माइक्रॉन्स ध्यान में रखिए फॉर मल्टीलेयर्ड और एनी अदर प्लास्टिक्स व्हिच आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस या फूड ग्रेन्स या एसेंशियल कमोडिटीज के लिए। ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक आइटम्स लाइक बकेट्स एंड ऑल। सैशेस जो मैंने बोला आपको, गुटखा टोबैको, ये टोटली बैन है। प्लास्टिक शीट्स, ये आपका आंसर है उसके ऊपर। स्पेसिफिक पॉइंट मैंने डाला था मिठाई वालों के लिए। प्लास्टिक शीट्स विच इज नॉट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मल्टीलेयर एंड कवर मेड ऑफ प्लास्टिक शीट यूज्ड फॉर पैकेजिंग, रैपिंग और कमोडिटी, वो 50 माइक्रोन से कम नहीं चलता है। ओके, और जैसे शशांक सर ने राइटली बोला कि इट शुड बी एसेंशियल पार्ट विदाउट विच the functionality of the product is in question. Okay, और PBIO मतलब प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर्स एंड इंपोर्टर्स को ये भी गवर्नमेंट बोल रही है कि प्लीज डेवलप अ कलेक्शन मैकेनिज्म, विल कम टू दैट। एंड सारे PBIOs और PIBOs have to be registered with the State Pollution Control Board or with the CPCB based on one criteria. The first criteria is अगर आप आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो in 1 or 2 states, then you have to get the certification from the local pollution control board. If you are selling your product beyond 2 states, then you have to get it from the central pollution control board. Okay, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका, मैंने ये स्पेसिफिक पॉइंट्स डाला हुआ है यहाँ पर कि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे आइसक्रीम का स्टिक्स, बलून, फ्लैग्स, सो ऑन सो फोर्थ, जुलाई 22 से बंद हो गया है। यू माइट बी सीइंग, अभी आप बोलेंगे अरे हमको तो दिखाई देता है यहाँ वहां। सो देयर आर सम पीपल हु आर प्रोबेबली सेलिंग देयर स्टॉक्स, या ना, दिस इज एन इलीगल थिंग दैट दे आर डूइंग, दे शुड नॉट डू इट। क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो फर्स्ट टाइम का फाइन 5,000, देन 10,000 एंड देन 25,000, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया गया है PWR में। ओके, any plastic packaging which cannot be recycled or used as alternative source of energy, इसको भी बंद कर दिया जाएगा। MLP, अब ये एक एडिशनल आपको बेनिफिट मिला है अंडर EPR। मल्टीलेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग कैन बी को-प्रोसेस्ड, जैसे ब्रिक, सीमेंट क्लीन में, रोड कंस्ट्रक्शन में, पायरोलिसिस में, गैसिफिकेशन में। और इंटरेस्टिंगली अगर सीमेंट क्लीन वो यूज कर रहा है तो उसको EPR के अंडर में एक अलग सा प्रोविजन है, सिंप्लीफाई कर दिया है प्रोसेस। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक विल नॉट सेल रॉ मटेरियल्स टू एनी अनरजिस्टर्ड प्रोड्यूसर और प्रोसेसर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूजर हो, प्री कंज्यूमर या पोस्ट कंज्यूमर, प्री कंज्यूमर या प्रोड्यूसर, और आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रॉ मटेरियल भी मिलना बंद हो जाएगा। इट्स लाइक दैट। ओके, एंड सो दिस इज इंटरेस्टिंग, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द टाइमलाइंस एंड दिस थिंग। अब ये स्लाइड, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दी स्लाइड्स टू यू, दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड विच विल आंसर एटलीस्ट 50% ऑफ योर डाउट्स विच यू हैव राइट नाउ। यू नो कि ये तो मैंने इसको 2-3 चीजों में सेपरेट किया है। पहले तो 2011 का मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स क्या था, 2016 में वो क्या हुआ, और 2023 में वो क्या है एज ऑन डेट। तो फर्स्ट इज ये एप्लीकेबल, पहले सिर्फ म्युनिसिपलिटीज के ऊपर था, अब एज ऑन डेट इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत, वेस्ट जनरेटर, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर। PWP होता है प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर, एंड विल टॉक अबाउट इट। को प्रोसेसर, रिसाइकलर, प्रोड्यूसर, सबके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, मतलब एज गुड एज एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड विद दिस एक्ट। अब इस एक्ट में एक बेसिक चीज को प्रोहिबिट कर दिया है, कैरी बैग्स को प्रोहिबिट कर दिया था। अब कैरी बैग्स जो वर्जिन और रिसाइकल प्लास्टिक 50 माइक्रोन से ऊपर है उनको उन्होंने अलाउ किया था, लेकिन एज ऑन डेट उसकी जो कैरी बैग्स की थिकनेस है वो 120 माइक्रॉन्स पे रेस्ट्रिक्ट किया है उन्होंने। एनीथिंग विच इज मोर देन 120 माइक्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ कैरी बैग, वर्जिन और रिसाइकल प्लास्टिक इज अलाउड।
However, in Maharashtra, nothing is allowed right now. Maharashtra government बोल रही है हम कोई भी कैरी बैग को अलाउ नहीं करेंगे. अब इसमें स्पेसिफिकली मैंने वर्ड डाला है, देखिए आप, रैपिंग और पैकिंग फिल्म्स अराउंड स्वीट बॉक्सेस, जैसे जिसको आप श्रिंक रैप्स बोलते हैं, ये टोटली बैंड है एज पर द लॉ टुडे. EPR, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रोड्यूसर, इंपोर्टर, ब्रांड ओनर एज वेल एज जो प्लास्टिक को रिसाइकल करता है, दैट इज प्लास्टिक वेस्ट को जो PRO, टू सिंप्लीफाई इट आई विल टेल, उनको भी एप्लीकेबल है. अब ये इंटरेस्टिंग चेन है. आपने कितना खरीदा ये आपको पता है, आपने कितना बेचा वो आपको पता है, जो प्लास्टिक रिसाइकलर है उसको भी आपने जितना बेच दिया उसकी क्वांटिटी के इक्विवेलेंट उसको ट्रीट करना है. वी विल कम टू EPR की टारगेट्स कैसे सेट किया जाता है और उसके नॉर्म्स क्या है इन द नेक्स्ट. I was talking very importantly on one aspect which is in the last line, कि अगर आप कैरी बैग या पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि आपको उस पे नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, थिकनेस ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल लिखना है इन ऑल काइंड्स ऑफ पैकेजिंग एक्सक्लूडिंग मल्टीपल लेयर. मल्टीपल लेयर का अलग से है, उसमें उन्होंने बोला है कि नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए जो वो बनाएगा मैन्युफैक्चरर उसका नाम होना चाहिए MLP पे और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. अब इन टर्म्स ऑफ क्लास 4 मतलब कैटेगरी 4, नेम, रजिस्ट्रेशन कैरी बैग्स पे होना चाहिए और उस पे गाइडलाइंस टू रिसाइकल भी होना चाहिए. ये 4 चीजें बहुत एसेंशियल है. ओके, सो ये लेबल रखिए आप, 50 माइक्रोन के ऊपर जाइए, आपके प्रॉब्लम्स 99% सॉल्व हो गए. अब आते हैं हम कि एसेंशियल पार्ट. अब गवर्नमेंट ने सोचा कि इन सब लोगों को एक छत के नीचे कैसा लाया जाए और सब कॉम्प्लायंस आसान किया जाए. दैट इज वेयर दे बॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलरिटी extended in terms of extended producers responsibility. I have spoken a little bit about it, but the concept is very simple कि मैंने आपको बेचा, आपने पब्लिक को बेचा, अब मुझे पता है मैंने कितना वेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में. नाउ उतने अमाउंट का वेस्ट इक्विवेलेंट मुझे हैंडल करना है. बहुत सिंपल, मुझे वेस्ट डिस्पोज करना है. अब एसेंशियली आई एम एज अ रिटेलर, I am not in a position to go back to all my people whom I have sold my items and collect it back from them. तो ये बहुत difficult हो जाता है, right? It is just impossible. तो गवर्नमेंट ने ये सिस्टम बनाया कि okay, you do not do all this aspect. आपका एक PWP होगा या PRO होगा, मतलब प्लास्टिक रिसाइकलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो आपके बिहाफ पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक को जाकर लोगों से कलेक्ट करेगा, या उसका ओन सिस्टम होगा, वो जैसे भी कलेक्ट करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और उस चीज को वो आपके बिहाफ पर ट्रीट करेगा. जैसे ही वो आपके बिहाफ पे ट्रीट करेगा, वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा. इट इज लाइक शेयर सर्टिफिकेट, यू नो. आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि मैंने आपके बिहाफ पे, देखिए, इतना प्लास्टिक को ट्रीट कर दिया है. फिर आप उस सर्टिफिकेट को CPCB के पास या लोकल बॉडी के पास जाकर बताएंगे पोर्टल पर, और आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल होता है. अब इसके 2 बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला कि टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जितना इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, उतना सारा वेस्ट ट्रीट होना शुरू हो जाएगा अगर सब लोग इस कैप के अंडर में आ जाए, राइट. और सेकेंड, जो वेस्ट नाले में जा रहा था, जो यहां वहां जा रहा था, उसका एक कलेक्शन मैकेनिज्म सेट हो जाएगा. और इसको उन्होंने थोड़ा सा एक फिस्कल मैकेनिज्म डाल दिया कि आप, यू आर रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल योर ओन वेस्ट. इसीलिए यू विल स्टार्ट पेइंग टू द PWP और द प्लास्टिक रिसाइकलर, जो भी आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसको आप उतना एक्सेस पेमेंट देंगे. तो उसका भी एक बिजनेस सेटअप हो जाता है, वो आपके बिहाफ पे ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहेगा. तो गवर्नमेंट इज हैप्पी कि बिना पैसे खर्च किए सब कुछ मैनेज हो रहा है. यू नो, दैट्स हाउ फिस्कल मैकेनिज्म्स आर वर्किंग. सो इट्स अ क्रेडिट सिस्टम, राइट. इट्स अ फाइनेंशियल क्रेडिट सिस्टम कि आपको क्रेडिट्स मिलेंगे एंड सर्टिफिकेट मिलेगा, आप जाकर उसको दे दीजिए. अब दिस इज हाउ द एंटायर, यू नो, EPR गाइडलाइंस वर्क.
अब इसको और भी शशांक सर हैज आस्क्ड मी, आई थिंक फिरोज सर भी बोल रहे थे कि एमएसएमई को छूट मिली है क्या? सो एमएसएमई मतलब माइक्रो एंड स्मॉल स्केल को ब्रांड ओनर्स के कैटेगरी में ईपीआर करने की जरूरत नहीं, बट अगर वो इंपोर्टर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एमएसएमई, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसको ईपीआर करने की जरूरत है। ओके, मैंने अभी एक का किया, परफ्यूम के छोटे छोटे बॉटल्स को रैप कर रहा था वो, एंड ही यूज्ड टू इंपोर्ट द मटेरियल, एंड वो ऑनलाइन सबको सेल्स कर रहा था, एंड उसका टर्नओवर तो कुछ भी नहीं, 10-12 लाख रुपए थे, बट वी हैड टू गो थ्रू द ईपीआर प्रोसेस फॉर हिम बिकॉज ही वाज इंपोर्टिंग हिज पैकेजिंग मटेरियल, so that is why we had to do it. So all the brand owners who are in MSME sector but not importers are exempted. अब MSME का micro and small का definition तो I'm sure you know from the MSME. Dr. Ajay, sorry to break. Yeah, go ahead. I lost Personally, I'm not saying this is technically good or the industrially this is better, because these are the smaller players which do not have the systems, which do not have money power, which they do not try to manage it. But छोटे लोगों ने पोल्यूशन किया तो चलेगा, बड़े लोगों ने पोल्यूशन किया तो नहीं चलेगा, ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। नहीं, it is not like that. See, ऐसे ही है because people are taking this रूल दैट कि मैं एमएसएमई हूं, मैं उसमें कुछ कंप्लायंस नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सी आई विल टेल यू, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, थोड़ा सा अजय जी। नो, आई विल टेल यू क्या एग्जैक्टली रूल है, बट नहीं, this is my thought. I don't know what the government has thought, but I will tell you my thought, because it happens everywhere. Whenever there is a implementation of policy, the policy is implemented from top to bottom. So आज हो सकता है एमएसएमई को रिलैक्सेशन दिया है, बट दैट डजंट मीन दैट द एमएसएमई विल बी रिलैक्स्ड आउट थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस. सो द फर्स्ट फेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि ये कंसेंट में भी होता था, फूड इंडस्ट्री इनिशियली ग्रीन में कैटेगरी में होता था, अब वो ऑरेंज में आ गए. यू नेवर नो व्हेन इट वुड बी इन द रेड कैटेगरी. सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री को पहले एग्जाम था because they wanted them to handle their cases. फिर वो अचानक से आ गई environmental law में and construction law में. So when the government wants to implement such a mass scale of implementation, from the ease of implementation itself, it becomes part of their strategy. जैसे मुझे भी अगर बहुत बड़ा रोल आउट प्रोग्राम करना है तो आई विल थिंक अबाउट कि इसको कैसे रोल आउट किया जाए, एंड आई विल थिंक कि जो मैं इजीली इंप्लीमेंट कर सकता हूं पहले उनको मैं इस एम्बिट में लेकर आऊं, एंड देन जो स्कैटर्ड है, जैसे एमएसएमई को मैं अगर कैटेगरी करने जाऊंगा तो एमएसएमई इतना स्कैटर्ड स्प्रेड आउट है, और उनको कंट्रोल करना और सक्सेस ऑफ द प्रोसेस को देखना, माइक्रो मैनेज करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. I think this is the thought process usually in any implementation of any policy for that matter. I hope that answers your question, sir. It may not be. अच्छा, एक essential part में एक point छूट गया, इसके questions मुझे अभी आए हैं. हमारे मिठाई के डब्बों में अंदर ट्रेज लगी होती हैं प्लास्टिक की, जिनमें हम लोग अपनी मिठाइयों को सेट करते हैं, so that जब वो मिठाई का डब्बा ट्रेवल हो या मूवमेंट में जाए तो वो आपस में स्वीट्स चिपके ना और उनकी बॉल ना बन जाए. तो इज इट अलाउड वो, बिकॉज उसके अलावा कोई और सोल्यूशन है नहीं, और ये एक डब्बे का पार्ट ही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट. सो मैंने जैसे बताया कि अगर आप उस पे लेबल है, इट विल फॉल अंडर द रिजिड प्लास्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल, कैटेगरी 1, राइट. सो कैटेगरी 1 में आपको ईपीआर करना पड़ेगा. सेकेंड इज उसके ऊपर लेबल होना चाहिए, 50 माइक्रोन से ज्यादा होना चाहिए. सिंपल. Yes, 50 माइक्रोन से काफी ज्यादा होती है वो. Yes, क्योंकि वो उनकी थिकनेस काफी स्ट्रांग. Of course, it's a solid this thing, ना. So कैटेगरी 1 के अंडर में आपको देना पड़ेगा. बट वो ईपीआर में होना जरूरी है. ईपीआर में डेफिनेटली. सो वी विल टॉक अबाउट ईपीआर इन अ बिट. आई वाज कमिंग टू दैट नाउ कि ईपीआर में एक्चुअली आपको कौन सी चीजें वो लोग मांगते हैं. सो आपके 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स को आपको डिफाइन करना. ईपीआर में 2 चीजें सर, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे, मैंने कहीं पढ़ रहा था कि ईपीआर में अगर आपका सप्लायर ईपीआर सर्टिफाइड है तो that is also helpful for you, आपको ईपीआर नहीं करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं करना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है. सी, यू आर द प्री कंज्यूमर, ही इज द प्रोड्यूसर, राइट. तो जो कैलकुलेशन होता है ईपीआर टारगेट का, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है
अगर उसने ईपीआर किया है और आप भी ईपीआर कर रहे हैं, तो एट वन लेवल वो माइनस हो जाएगा किसी न किसी में से. सो द टोटल प्लास्टिक कैन नॉट गो बियॉन्ड द प्रोडक्शन वैल्यूज. गॉट इट? सो हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ईपीआर का फंक्शन. इट्स एज सिंपल एज इट इज. इट्स जैसे सरकार ने एक, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आसान करने के लिए एजेंसीज हायर कर रखी हैं जो कि आपके बिहाफ पे रैक पिक करेंगे और उसको रिसाइकिल करेंगे और आपको क्रेडिट पॉइंट्स दे देंगे जिसको आप दिखा सकते हैं. तो ईपीआर पे भी, क्योंकि क्या होता है कि ये सब चीजों से क्या होता है कि इतने ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं किसी एंटरप्रेन्योर की. अगर वो एक फैमिली का बंदा है, वो बिजनेस कर रहा है और एक कोई उसका भाई भी है, चलिए साथ में 2 लोग हैं और एक 4 मिठाई शॉप चलाते हैं. अब वो क्या क्या करें, इतने रूल्स रेगुलेशंस, जीएसटी के, फूड सेफ्टी के, क्वार्टरली, 15 डेज, 6 मंथली होते हैं. उसमें अभी एक नया ईपीआर का भी जुड़ जाएगा. तो क्या हम इस पे लिख नहीं सकते सरकार से कि किसी लेवल तक इसको रिलैक्सेशन दें, और अगर करें तो हम एसोसिएशन लेवल पे भी उनको कोऑपरेट कर सकते हैं और एक एजेंसी को के ऊपर भरोसा करके हम काम करवा सकते हैं. इस तरह से कुछ कोऑपरेटिव लेवल पे भी कुछ हो सकता है क्या? So it's very interesting. See, what has happened is हमारा जो scattered business है in terms of retail business, उसके वजह से काफी बार प्रॉब्लम होता है. अभी जैसे आप फेडरेशन वाले अगर if they all come together and they just say कि हमें एक common minimum program बनाना है जिसमें there would be one SPOC, single point of contact, and he will do the entire job for you. वही पीआरओ को लाएगा उसके जगह पर, वही सर्टिफिकेशन करेगा, वही आपके फाइलिंग करेगा, वही सब कुछ करेगा. इट्स लाइक योर सीए फॉर एग्जांपल, इवन कॉमन सीए फॉर द पर्पस फॉर एवरीबॉडी. या सो जैसे आपका 10 यूनिट है तब भी आपका सीए तो कॉमन ही है ना, राइट? तो आपका सेल फिगर्स लेकिन अलग अलग से आता है, आप पूरा कंपाइल करके उसको देते हैं या वो कंपाइल कर रहा है. So bundled responsibility on a common shoulder is definitely a good option, especially when you have a scattered business and scattered people around. So जैसे for example अभी हम लोग करते हैं कई बार, जैसे एक PRO, एक PWP might be handling almost hundreds of different clients, right? और वो 100 लोगों को सर्टिफाई कर रहा है. Similarly, but the problem is कि वो 100 लोगों को जो सर्टिफाई कर रहा है उनके पास एक कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है. So this is a very good suggestion. I mean, this could be, so it's a simple business model, आपका भी cost overhead कम हो जाएगा when there is a single agency who's doing the EPR for all of you together, and which is a quite possible option. And it is possible in multi cities and multi states. Absolutely. So interestingly, आप देखिए अभी क्या हो गया है, recently we are having a trouble. जैसे मुझे ना PWP के certificates नहीं मिल रहे हैं. So I have clients who have been given a target, but PWPs जो मेरे contacts में है, उनका उनका credit points is already exhausted. So now we are exploring new PWPs who can register with CPCB and give us the credits. हम सीमेंट वालों से बात कर रहे हैं, हम रोड कंस्ट्रक्शन में बात कर रहे हैं, हम अभी कोलकाता में मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में बैठकर कि भाई मुझे दे दो. अभी मैं धुलिया में मालेगांव में आई वाज टॉकिंग टू अ रबर मैन्युफैक्चरर जो प्लास्टिक वेस्ट से रबर बना रहा है, पाइप्स बना रहा है, बट ही इज नॉट रजिस्टर्ड एज अ PRO, एज अ PWP. सो आई एम टॉकिंग टू हिम. सो वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग मल्टीपल ऑप्शंस कि ये कैसे किया जाएगा. So it's an evolving process, but the next अभी तो relaxation, as I was telling you, अभी तो the entire system is still relaxed. अब the next part which is coming in, which I have put in my next 2 slides, is you are asked on the portal to now provide your GST bills also. मतलब the tracking which is happening, which is going to happen henceforth, is going to be कि आपने जो जीएसटी का रॉ मटेरियल उठाया और आपने जो जीएसटी का बिल किया आपके प्रोड्यूसर के पास से या इंपोर्टर के पास से, वो सारा जीएसटी विल बी लिंक्ड टुगेदर, राइट? सो आप जैसे बोल रहे हैं कि कि ये कॉम्प्लायंस, दिस इज अ कॉम्प्लायंस. सी, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया plastic waste has become an issue in terms of handling. So they have to come up with an option. There is no option left. और आप देख रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे, इंडिया लेवल पे कितने चेंजेस हो रहे हैं आज के डेट में इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल फीचर्स. सो छोटे जैसे अभी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आपको लगता बिकॉज यू आर इन्वॉल्व डायरेक्टली विद द प्लास्टिक्स, यू नो दैट प्लास्टिक में बहुत कुछ हो रहा है.
You know, there is a national clean air program of the government of India, जिस पर 80,000 करोड़ रुपए का उन्होंने स्कीम बनाया है टू बी गिवन आउट सो दैट पीपल इन द नॉन अटेनमेंट सिटीज, मतलब जहां पर एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, कैन ब्रीथ गुड एयर. So it is not that the government of India is only working on one sector, they are working on all the sectors in environment. But क्या होता है कि our linkages probably is only in one particular sector which is affecting our business, you know. तो ये सारा जो एयर क्वालिटी हो रहा है, ये इसका पूरा एक्शन प्लान सिटीज को देना है. और महाराष्ट्र इज वर्स्ट केस बिकॉज महाराष्ट्र में देयर आर 19 नॉन अटेनमेंट सिटी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में. जिस तरह से हमारी म्युनिसिपैलिटीज काम करती हैं, आप एमपीसीबी के मेंबर हैं, आप गवर्नमेंट के मीटिंग्स में जाते रहते हैं, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री से ज्यादा जो हमारी लोकल सिविक बॉडीज हैं, दे आर द बिगेस्ट पॉल्यूटर्स. लास्ट नाइट आई वाज कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट and there was a cleaning machine जो सड़क पे वो dust को collect करती है, and I was driving behind that machine, and that was actually creating dust rather than consuming the dust. So the entire Western Expressway was full of dust because of that one machine traveling and not cleaning but spreading the dust in the environment. So ये होता है. खैर, हम उल्टे काम करते हैं, ठीक है. हमेशा सरकार यही सोचती है कि सारे बिजनेसमैन इन्हीं से सारे पूरे देश की देशभक्ति करानी है, तो हम लोग हमेशा आगे रहते हैं उसमें. लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार को भी अपने नियम बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा होगा और उसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किस तरह से करप्शन फ्री किया जा सकता है. जैसे कि अभी हम लोग कप्स की या इसकी बात करते हैं, कई बार इंस्पेक्टर्स आते हैं और वो चीजों को सील कर देते हैं, ब्रांड इमेज खराब होती है, आपकी अपनी सोशल इमेज खराब हो जाती है, और जबकि अल्टीमेटली उन चीजों में कुछ निकलता नहीं है. तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं. लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एज ए फेडरेशन ऑफ सच अ ह्यूज एंड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैविंग मोर देन 5,000 मेंबर्स, it is our responsibility now to communicate more rigorously through you, with the help of experts like you, to communicate with the government and to explain them our issues and get some relaxations and also support the government in their efforts. ये बात तो जरूर है कि हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं as good citizens of the country. Anyways, आप कुछ और अगर पॉइंट आपका रहेगा तो बताइए, फिर मैं अपने अगले क्वेश्चन लेता हूं. Then we can continue. So it's a very good point that you have mentioned, and sir, I always try to facilitate and act as a bridge between the missing links of businesses and the local bodies and the government. So definitely, it is. I always believe, sir, no policy, no technology can solve the problems. It is the people who have to solve the problem. And जब तक लोग हैं, तब तक वेस्ट वाटर भी निकलेगा, तब तक कचरा भी निकलेगा, तब तक गाड़ियां भी चलेंगी, सब कुछ चलेंगी. एंड अल्टीमेटली सर, ऑलवेज आई एम पार्ट. मैंने तो ये सीखा है, मेरे एजुकेशन इज इन एनवायरमेंट, माय पीएचडी इज इन एनवायरमेंट केमिस्ट्री. So I have gone through that and I have been on both sides of the table. Let me tell you very clearly कि ये जितना भी waste है, even if I am not producing it, और collectively we are producing it, ये सब घूम के it's a circle. ये सब घूम के हमारे पास ही आने वाला है. So let us be prepared is what I always try and suggest to people. अब आते हैं कि EPR में रोल क्या है लोगों, है ना. जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जो रिलैक्सेशन फॉर एग्जांपल मिला हुआ है, तो जब आप ईपीआर के पोर्टल पे जाएंगे, सो व्हाट यू विल बी रिक्वायर्ड, देयर इज अ आइटम कि आपको एक्शन प्लान देना है और आपको इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान देना है फॉर प्रोड्यूसर्स. सो ये सब रिलैक्स है. अभी वो चाहते हैं कि सब लोग एक अम्ब्रेला के अंदर ऑन द पोर्टल आ जाएं, उसके बाद फिर कॉम्प्लायंस में देखा जाएगा. एंड बिलीव मी, दिस रूल्स केम इन 2016. उसके पहले भी 2-3 साल इसके ऊपर डिस्कशंस हुआ है. इट इज नॉट दैट द डिस्कशंस हैड नॉट हैपेंड, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द गवर्नमेंट रियलाइज कि नहीं, अब तो इसको जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. एंड दैट इज व्हाई द इंप्लीमेंटेशन स्टार्टेड इन द फर्स्ट प्लेस. अब मैं जाता हूं वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर कि आपको इस रूल के अंडर में कॉम्प्लायंस क्या क्या करना है. 4 कॉम्प्लायंस है. फर्स्ट इज, अगर आपको कल को रजिस्ट्रेशन करना है फॉर ईपीआर, ओके, अंडर द पीडब्ल्यूआर रूल्स, तो सबसे पहले आपको एक इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी. यू विल हैव टू कैटेगराइज योर प्लास्टिक वेस्ट इनटू दीस 7 कैटेगरीज. ओके,
और इसका पूरा इन्वेंट्री होना चाहिए, हमने खरीदा कितना, दिया कितना, लाया कितना, वेस्ट कितना हुआ, हमने रैप कितना किया, everything. The second point is you have to have information which is to be published in your name on the plastics, right? So name registration, I have already talked about it. Name registration number is the most important part of manufacturer, producer or brand owner, and the thickness. और इसमें मैं अपनी तरफ से दो चीजें ऐड करता हूं कि आप रिसाइक्लेबल कंटेंट डालिए उसमें, put up the phone number, and if you are putting up a cost of कि कोई अगर सपोज मिठाई का बॉक्स हो जाए यूज, या प्लास्टिक स्पेशली अगर यूज करे और मैं आपको लाकर वापस दूं, तो कैन आई गेट सम बेनिफिट, सम इकोनॉमिक और सम मनी बेनिफिट, वो आपको डालना है इफ एट ऑल यू आर प्लानिंग दैट. सो ये इंफॉर्मेशन होता है. सेकेंड इज थिकनेस. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड 120 माइक्रोन के ऊपर कैरी बैग वर्जिन और रिसाइकल्ड का इज फ्रीज्ड. You have to put it. And second is अगर MLP या any other plastic forms जो आप use कर रहे हैं domestic purpose के लिए, that should be more than 50 microns. And the last part is अगर आपने ये नहीं किया तो there is something some kind of penalties. I have already spoken about some penalties. There is waste generator के लिए एक separate penalties है, SUP के लिए. Coming back to the targets. So I wanted to tell you how the targets are calculated. आप अगर पोर्टल पे जाके बताएंगे कि मैंने 100 किलो वेस्ट जनरेट किया है, so it is an automatic EPR target which is set out. तो 25%, अभी तो आपको 23-24 में अगर आप कर रहे हैं रजिस्टर, तो आपको 100% ऑफ योर वेस्ट जनरेटेड का आपको टारगेट दिया जाएगा. अब सबसे इंटरेस्टिंग ये 23-24, बट जैसे ही आप 24-25 में जाएंगे, सो देयर इज ऑल्सो अ टारगेट कि आपके मटेरियल्स में रिसाइकलिंग का कंपोनेंट होना चाहिए और रिसाइकल्ड किया हुआ प्लास्टिक का कंपोनेंट होना चाहिए in your plastic which is used from next year onwards. So I'm not talking more on this, but एक बात याद रखिए कि अगर आप MLP यूजर हैं कैटेगरी 3 के, तो नेक्स्ट ईयर से उस MLP में 30% प्लास्टिक जो यूज किया जाएगा वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होना चाहिए. And by 27-28 it would go to 60%. In category 3 I'm specific mention because MLP ज्यादा हमारे यहाँ पर इशू है. EPR का एक ऑब्लिगेशन है. आप देखिए अब नोटिसेस जाने लगी हैं सारे रिसाइकलर को भी और सारे PIBOs को भी. ये सारे नोटिसेस हैं लेटेस्ट जो मैं निकाल कर लाया हूं यहाँ वहां से, कि उन्होंने PWPs को भी ये बहुत क्लियरली बताया है कि आपको EPR सर्टिफिकेट देना है. बिकॉज कई PWPs और PROs मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स हैं वो सर्टिफिकेट्स दे नहीं रहे हैं. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. इसीलिए नोटिस सर्व की गई हैं. और वैसे ही ब्रांड ओनर को भी ये हिदायत दी गई है कि यू हैव टू गेट एंगेज्ड विद द PWPs एंड मीट योर टारगेट्स व्हिच हैज बीन डिफाइंड इन द EPR एज पर द EPR गाइडलाइंस. सो एट बोथ द एंड्स दे आर ट्राइंग. वैसे अगर आप में से कोई मैन्युफैक्चरर है तो आपको ये ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा. ये स्पेशली हैजर्डस वेस्ट, जब आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का कंसेंट है तो उसमें हैजर्डस वेस्ट की क्वांटिटी लिखी होती है. वो हैजर्डस वेस्ट का आपको एक एनुअल रिटर्न्स फाइल करना होता है और मैनिफेस्ट देना होता है जब भी आप वो हैजर्डस वेस्ट डिस्पोज करेंगे. अब क्या होता है, जैसे ही वो हैजर्डस वेस्ट का एनुअल रिटर्न्स जाता है टू द लोकल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं आपके अलग अलग मैनिफेस्ट से. आपने जहां पर कॉमन हैजर्डस वेस्ट में दिया है वेस्ट को, उसमें जो मैनिफेस्ट आया है उसको आपके एनुअल रिटर्न को, आपके कंसेंट को और आपके एनवायरमेंट स्टेटमेंट रिपोर्ट जो आप 30 अक्टूबर के सितंबर के पहले फाइल करते हैं, इन सबका एक कंपाइलेशन किया जाता है. अब वही चीज वो लोग प्लास्टिक वेस्ट में भी कर रहे हैं. सो यू विल नॉट बी स्पेयर्ड. कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ऑन द पोर्टल. यू हैव टू ट्रांसफर ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम रिसाइकलिंग आपको मिलेगा. माइक्रो एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है मैन्युफैक्चरर्स, उनके लिए इजी कर दिया है प्रोसेस को. ऑटो अप्रूवल देने लगे इंपोर्टर्स को हुज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज लेस देन 1 मेट्रिक टन. एंड कुछ अकाउंटिंग का उन्होंने प्रोसेस किया है फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग सोल्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू अनरजिस्टर्ड ब्रांड ओनर्स. तो अभी उन्होंने ये रिलैक्सेशन दिया है कि आप 30 जून 2023 तक प्रोड्यूसर जो ब्रांड ओनर्स रजिस्टर नहीं है ऑन द पोर्टल उनको बेच सकते हैं.
30 जून के बाद, मतलब अगले 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, कोई भी प्रोड्यूसर आपको, अगर आप रजिस्टर नहीं है एज अ ब्रांड ओनर फॉर ईपीआर, तो आपको मटेरियल्स मिलेगा नहीं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। और जीएसटी आई टॉक्ड अबाउट कि अब वो चाहते हैं इन फ्यूचर की इन सब चीजों को इवेल्युएट किया जाएगा थ्रू योर जीएसटी, सो दैट दे नो एग्जैक्टली, उसमें कोई धांधली ना हो, एंड देयर इज अ चेक एंड बैलेंस ऑन ऑल द कितना सर, कितना सिंपल है ईपीआर रजिस्ट्रेशन फॉर अ लेमैन? इज इट विल इट बी दैट सिंपल कि कोई भी बैठ के कर सके, या फिर वी नीड बिल्कुल एनी एक्सपर्ट? बहुत ही सिंपल है। आई विल शो यू हाउ। सी, आपको पहले तो देर इज अ फॉर्म विच सेज कि आपका पैन नंबर, बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का, ये कंसेंट, अगर आपके पास कंसेंट है तो वो सारा इंफॉर्मेशन। सेकंड, आपको इंफॉर्मेशन देना है बेसिकली अबाउट योर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक्स। उसके बाद आपको देना है कि आपने ये प्लास्टिक खरीदा कहाँ से है, उनका नाम और नंबर देना है, और उनकी क्वांटिटीज देनी है, and you can generate it. But ये process को अभी as on date, it takes about 3 months for you to generate the certificate, I mean registration certificate. क्योंकि constantly in the last 6 months CPCB का जो ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल है उस पे भी चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारा, तो वो इवॉल्विंग प्रोसेस है। एंड टाइम 3 महीने, बट आप नॉर्मली 1 दिन में एप्लीकेशन फॉर्म भर के हो जाता है if you have all this information with you. I'll show you something on that, to that extent. ओके, अच्छा ये भी थोड़ा सा ऐड कर दें, इसमें से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं कि जो हमारे डिस्पोजेबल्स होते हैं यूज्ड बाय आवर फ्रंट स्टाफ और स्टाफ हु इज देयर इनसाइड द फैक्ट्रीज और रिटेल स्टोर, जैसे कि कैप्स, ग्लव्स, उनके कोड्स, इन सब के ऊपर कुछ ये है या 50 microns, 50 micron and label. लेबल मींस दी जो प्रोडक्शन उसका, हाँ, जो so आपने डिटेल, the name registration number of the producer and recyclable. on every piece it should be there. Yes, because ये आप कल को क्या होगा, ये जाएगा तो पता कैसे चलेगा कि किसने फेंका हुआ है? करेक्ट। बट इसके लिए आपको बहुत आसानी है। इफ यू आर कलेक्टिंग इट एट योर एंड, तो आप ये सीधे ही उठाकर आपके रिसाइकलर को दे सकते हैं एंड सर्टिफाई कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ रिसाइकलिंग विल आल्सो गो डाउन टू दैट एक्सटेंट। ओके, जैसे अभी ये जो हमारा लॉ बन रहा है, क्योंकि यू बीन पार्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, किन कंट्रीज को हमने फॉलो किया है? इसके लिए हम क्या मान के चले कि हमारा देश क्या बनने वाला है इस सब के बाद? देखिए, इंडिया हैज बीन पायोनियर। नाउ यू नो हाउ इंडिया इज बिहेविंग इन द वर्ल्ड फोरम। यू नो, हम लोग पायोनियर हैं इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स। हमने 2070 को बोल दिया है कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। फर्स्ट थिंग, हम लोग सोलर एलियंस, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, and what the way we have been behaving, and हमारी जो recognition हो रही है वर्ल्ड ओवर। आप देखिए, सोलर एलियंस में we have set up a target 500 गीगावाट का सोलर डिपेंडेंसी। हम बोल रहे हैं 2050 तक सारे हमारे थर्मल पावर प्लांट जो कोल बेस्ड है उनको रिन्यूएबल्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम योगा के सबसे पहले ये जो पूरे इंटरनेशनल समूह को मूव कर रहे हैं, हमने सबसे पहले हम लोगों ने वैसे ही प्लास्टिक को भी एक चैलेंज बोलकर लिया है। एंड बट देन सर्कुलर इकोनॉमी, लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड। ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है इन प्लास्टिक, ये हमने जर्मनी से इंस्पायर किया था। जर्मनी में फर्स्ट टाइम, नॉट फॉर प्लास्टिक बट फॉर मेनी मल्टीपल थिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इट वाज इम्प्लीमेंटेड द सर्कुलर इकोनॉमी। सो हमने सोचा इंडियंस ने कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट में क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसी लाइन से हम चलते आ रहे हैं। So there are many a times that we are not inspired by people who are abroad. Sometimes we do, or many a times nowadays we do our own stuff, and the world follows us. So I think we are pioneers to do it at such a mass scale.
इट इज मैसिव। आप इमेजिन करिए 140, देयर आर crores ऑफ बिजनेसेस, और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और कोई भी एक्ट को implement करना is not an easy task, is not an easy task. But people like you who have been, your federation people, our businesses, our people, Indians have an inherent capacity to, accommodate things, and that is what is our beauty. तो जैसे ही एक नया लॉ आ रहा है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से हम कॉम्प्लाई हो जाएं, एंड दैट इज द ब्यूटी व्हाट द गवर्नमेंट्स आर रिलाइंग ऑन, गवर्नमेंट भी ये रिलाई करती है कि हम अडाप्ट हो जाएंगे उस चीज को। एक सवाल और करूंगा, जैसे कि आपने कहा कि एमएसएमईज के लिए कुछ रिलैक्सेशंस हैं इसके अंदर, प्रोविजंस हैं जहां पे उनको थोड़ा सा, और शशांक जी का ये व्यू था कि सरकार कभी भी मतलब इस तरह से होता नहीं है, आमतौर पे आगे जाके फिर वो भी लपेटे में आ जाएंगे। तो व्हाट इज योर फ्रेंडली एडवाइस टू एमएसएमईज कि उनको क्या उनको भी ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए लाइक ए नॉर्मल कंपनी, या अभी जो उनको सरकार ने एक छोटा सा हॉलिडे दिया हुआ है उसको एंजॉय करना चाहिए? So they should prepare themselves, because I am very sure MSMEs को जब तक इस ambit में नहीं लाएंगे तब तक ये 100% जो हम implementation या success देखना चाहते हैं वो होगा नहीं। So micro and small, not MSME, micro and small scale जो business brand owners हैं, वो over a period of time they have to be bought under the ambit, and I'm very sure that the government is thinking about something in terms of these businesses, not to scare, but it is better to be prepared. And sir, as a social obligation, forget about everything else. आपने जैसे शुरुआत में ही ये बोला कि एज अ सोशल ऑब्लिगेशन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा पोल्यूशन का एस्पेक्ट आज के डेट में पूरी इंडिया हैंडल करना चाह रहा है, उस चीज पे अगर मैं पार्टिसिपेट कर सकूं तो व्हाई नॉट? So let us be prepared. Even the micro and the small units should be prepared for this, and of course the large units can set an example. The medium scale and the large scale units can set an example. और अभी आप देखिए कि अभी तक तो हम PWR में सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहे थे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी EPR आ गया एंड बैटरी वेस्ट का भी EPR आ गया है, so this ambit is going to expand and never shrink. यस, ये बात तो सही है। और इवन जिस तरह से कंपनीज ग्रो हो रही हैं, हो सकता है कि जो आज स्मॉल एंड मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो हैं, वो कल को मीडियम में आ जाएंगे और लार्ज में आ जाएंगे। वो भी एक तरफ हो रहा है। फिरोज जी, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अभी जैसे आपने अगर लिस्टिंग किया है आपके कंपनी को ऑन द सेबी, लेट्स से इन यू हैव बॉट इन एन पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर मार्केट में, IPO शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में द सेबी हैज मेड इट essential for the first 1,000 listed companies to register for business responsibility and sustainability reporting, BRSR. Okay, अब सोचिए आप कि even our stock regulators have realized कि without being sustainable in terms of your businesses, your lives will not be sustainable in India. So business responsibility and sustainability reporting has become an essential part of your listing or your voluntary disclosures. Right. तो आप जो इन्वेस्टर्स को डिस्क्लोज कर रहे हैं उसमें आपको अब सस्टेनेबिलिटी भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। राइट, बट सर सरकार को भी इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो इसको इन कंप्लायंसेस को फॉलो करते हैं, उनको कभी भी किसी भी तरह का कोई रिवार्ड नहीं मिलता है। उनको कभी ऐसा नहीं होता कि उनको लगे कि चलो हमने ये काम किया तो हमको इस जगह पे वो चीजों का रिलैक्सेशन मिला। तो ये तो एक सिस्टम का एक फेलियर है, और अगर वो हो जाए आज तो मुझे लगता है कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें और हिस्सा लेना शुरू कर देंगे। बट नेवरदलेस काफी क्वेश्चंस के आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, और हमारे श्रोताओं ने, हमारे मेंबर्स ने जिन्होंने आज ये काफी बड़ी तादाद में इस मीटिंग को अटेंड किया है ऑनलाइन, उन्होंने भी अपने बड़े अच्छे बाउंसर्स और गुगलीज हम लोगों पे फेंके, जिसका आपने बहुत अच्छे से सामना किया और आपने किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमें बार बार मिलना होगा, हमें कई बार मिलना होगा, और आपकी जो रिसर्चेस हैं, आपकी जो सजेशंस हैं, उनको लेके भी हम कोशिश करेंगे कि आगे हम फिर से मिलें। बट डेफिनेटली दिस
today's meeting gives us an opportunity to build a relation with person like you, जो हमें काफी आगे जाके काम आएंगे। और मैं यही कहूंगा कि जिनको भी डॉक्टर ओझा के राय की जरूरत है तो वो हमसे नंबर ले सकते हैं, आप उनके डायरेक्ट कनेक्ट में आ सकते हैं। और फेडरेशन लेवल पे भी आई विल ट्राई दैट हम आपके साथ रेगुलर चीजों पे बातें करते रहें, ताकि आपसे हमें वो अपडेट्स मिलते रहें। कभी भी ऐसा कुछ होता है, यू कैन फील फ्री फॉर राइटिंग सम आर्टिकल्स, जैसे शशांक जी और जैसे और एक्सपर्ट्स हमारे लिए लिखते हैं। हमारा एक माउथ पीस मिठाई नमकीन टाइम्स करके एक मैगजीन है हमारी, जो मंथली है, और हम इसमें भी एक कॉलम चाहेंगे कि आगे के लिए डालते रहें, छोटे छोटे कॉलम डालते रहें, ताकि लोगों को मंथली बेसिस पे उसके अपडेट्स मिलते रहें। और आगे यूनाइटेड होकर हम कुछ काम करना चाहें तो जरूर आपके साथ जुड़ के करेंगे। जी शशांक जी। फिरोज भाई, मैं तो ये सजेस्ट कर रहा हूँ, नेकी और पूछ क्यों है, आप इनको पूछ लीजिए डॉक्टर अजय जी को कि जो अभी ये प्रेजेंटेशन है, और ऐसे ये आइदर ये प्रेजेंटेशन और मे बी ही कैन डिजाइन सम आर्टिकल ऑन व्हाट इज प्लास्टिक रिसाइकलिंग, क्या होता है, जो अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, जो भी है आप अपने आगे इसमें छाप दो, उसमें क्या पूछना है वो बिल्कुल, दैट इज मोस्ट वेलकम। मुझे उसको थोड़ा सा आर्टिकल शेप देना पड़ेगा, अगर डॉक्टर ओझा मुझे हेल्प कर देंगे, मैं आई कैन कनेक्ट यू विद माय एडिटर्स एंड आई एम श्योर दैट योर टीम विल बी एबल टू डिलीवर इट। तो हम इस मीटिंग को दूसरा सजेशन ये है फिरोज भाई कि कोलकाता में जो अपना दिसंबर में ये होने वाला है, यू कैन इनवाइट फिरोज भाई डॉक्टर अजय देयर, and he can meet our members also there. Yes, we can have a workshop. We can have a packaging workshop with you, and definitely हम इसको कर सकते हैं। But अभी हम लोग ऑनलाइन हैं, तो हम बहुत सी चीजें ऑफ द लाइन भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। और डेफिनेटली वी वुड डेफिनेटली इनवाइट यू। सारे मेंबर्स से भी मैं यही कहूंगा कि जहां तक भी हो सके इस वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, मुझे लगता है कि आज फूड इंडस्ट्री के डोमेन के अंदर इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कोई वीडियो नहीं होगा आज के बाद यूट्यूब में, जिसमें एक एक बाल की खाल हमने डिस्कस की है, अपने हाल दिल के डिस्कस किए हैं, खूब जम के गवर्नमेंट को भी कोसा है, और उनको वादा भी किया है कि हम अच्छा करने का वादा करते हैं, सब कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रेफरेंस बनेगा। आप लोग इसके लिंक्स को शेयर करें आगे भी लोगों के, और भी कुछ क्वेश्चंस आए तो आप जरूर भेजिए, हम डॉक्टर ओझा को जरूर भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हमें उनका रिप्लाई आगे भी करते रहें और आगे भी वो हमसे मिलते रहें। थैंक यू सो मच। मेगा, यू कैन स्विच ऑफ द लाइव। एक बार फिर डॉक्टर साहब को हम थैंक यू कर देंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है टू कनेक्ट, एंड लेट मी एश्योर यू 24/7 वी आर अवेलेबल।